हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 11 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एंड तक सेशन में बने रहिए, एक एक फैक्ट को आराम से सुनिएगा और एप्लीकेशन पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कीजिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के करंट अफेयर का। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है? इंडिया की पहली ऐसी ई कॉमर्स कंपनी जिसने डायरेक्ट लोन फैसिलिटी को शुरू किया है, यह बनी है फ्लिपकार्ट। काफी सारी चीजें हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी लाइसेंस प्रोवाइड किया है। अच्छा, एनबीएफसी लाइसेंस की बात करें तो एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जिसे भी एनबीएफसी लाइसेंस दिया जाता है वो कंपनी पूरे बैंकिंग काम तो नहीं करती, लेकिन कुछ बैंकिंग काम ऐसे होते हैं जो कि ऐसी कंपनी कर सकती है जिसको एनबीएफसी लाइसेंस दिया गया है। तो फ्लिपकार्ट को यह लाइसेंस दिया है आरबीआई ने, और यह भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जो कि अब डायरेक्ट लोन फैसिलिटी को शुरू कर रही है। ओके, इसका मतलब है कि फ्लिपकार्ट अब अपने ग्राहकों को खुद लोन दे सकता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन या कोई कंपनी जो कि बैंक तो नहीं है लेकिन अपने ग्राहकों को लोन, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटी या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पूरी बैंक नहीं है, ध्यान रखना, ये पूरे बैंकिंग काम नहीं कर रही है। जैसे जनता से डिपॉजिट नहीं ले सकती या फिर उनके बैंक अकाउंट नहीं खुलती है ना, ये इस तरीके के काम नहीं करती, लेकिन कुछ बैंकिंग फैसिलिटी देने का परमिशन इनको दे दिया जाता है। लाइक लोन देना, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ऐसी सर्विसेज एनबीएफसी दे सकती है। ठीक है, तो करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट ये नहीं खुल सकती एनबीएफसी। बैंक की तरह, पूरा बैंक की तरह काम नहीं करती, पर कुछ काम कर सकती है। अब देखिए, भारत में अगर हम बैंक के टाइप देखें तो दो टाइप के बैंक होते हैं, एक होता है कमर्शियल और एक होता है नॉन कमर्शियल बैंक। ठीक है, यहां पर हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं पहले, तो इसकी तीन कैटेगरी। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, और एक होता है फॉरेन बैंक, जिसके जो कंट्रोल होता है नॉर्मली फॉरेन का कोई बैंक होता है या फॉरेन से उसका कंट्रोल देखने को मिलता है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें सरकार के शेयर ज्यादा होते हैं, पहली चीज। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें प्राइवेट कंपनी के शेयर ज्यादा होते हैं या फिर प्राइवेट कंपनी उनको चलाती है, जैसे एक्सिस बैंक ले लो। अगर हम सरकारी बैंक की बात करें तो एसबीआई की बात कर सकते हैं। फॉरेन बैंक जिनका मुख्यालय या हेडक्वार्टर भारत के बाहर होता है और भारत में इनकी ब्रांचेस होती है, पर वो कंट्रोल जो होता है देश के बाहर की किसी कंपनी के हाथ में होता है। कमर्शियल पर्पस, ठीक है, इनका होता है मतलब लाभ कमाना। कमर्शियल बैंक ही इसीलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही बनाए गए हैं। लोग बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं और सारी इनसे सर्विसेज ले सकते हैं। यह हो गया कमर्शियल बैंक। फिर नॉन कमर्शियल बैंक, ऐसे बैंक जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये समाज के उद्धार के लिए, किसी सेक्टर को ग्रो करने के लिए या फिर देश के विकास में काम करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। जैसे भारत में कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, नाबार्ड वगैरह बैंक काम करते हैं, डेवलपमेंट बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, पेमेंट्स बैंक होते हैं। तो ये नॉन कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये भी स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरीके के ये दो प्रकार के बैंक होते हैं। जब हम एनबीएफसी की बात करते हैं तो वो पूरे बैंक नहीं है, पर बैंकिंग कुछ फैसिलिटीज देना, उनको लाइसेंस दे दिया जाता है कि आप कुछ बैंकिंग फैसिलिटी दे सकते हो। तो एनबीएफसी का लाइसेंस दिया गया है फ्लिपकार्ट को, जो कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी जो कि अब डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आरबीआई ये लाइसेंस देता है, तो यहां पर हम आरबीआई की बात करते हैं। इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 में गठित किया गया था।
आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। यह जो एक्ट लाया गया था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई बना। इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है महाराष्ट्र के मुंबई में। संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं और पहले गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। 1935 में एक अंग्रेज थे। अभी हमारे गवर्नर है संजय मल्होत्रा आरबीआई के। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहां बनाया जाएगा? इंडिया का पहला ई वेस्ट साइकिलिंग पार्क रिसाइकलिंग पार्क बनाया जा रहा है दिल्ली में। ई वेस्ट जो होता है ना, जैसे मोबाइल हो गए, है ना, चार्जर हो गए, या फिर कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक चीजें, इनको इन शॉर्ट बोलें तो इलेक्ट्रिक चीजें जितना भी है ई वेस्ट, इनको रिसाइकल करने के लिए एक इको पार्क बनाया जा रहा है और यह बनाया जाएगा दिल्ली के होलांबी कला नाम के क्षेत्र में। होलांबी कला क्षेत्र में इसकी घोषणा दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह ने हाल ही में की है। ठीक है, इको पार्क की अगर हम फीचर्स देखें तो ये टोटल 11.4 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। हर साल 51,000 मेट्रिक टन ई वेस्ट को यहां पर रिसाइकल किया जाएगा और रिन्यू किया जाएगा, फिर से इसका यूज किया जा सके ऐसा बनाया जाएगा। इसमें 106 कैटेगरी के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को रिसाइकल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल फोन, लैपटॉप, सोलर पैनल हो गए, सोलर आइटम हो गए, इन सभी को रिसाइकल किया जाएगा। ठीक है, तो कहां बनाया जा रहा है? ये दिल्ली में बनाया जा रहा है। इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकल इको पूरा पार्क बनाया जाएगा, पूरा एरिया डेवलप किया जाएगा। इसकी लागत टोटल आएगी 150 करोड़ रुपए। दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क का आपको मतलब समझ में आ गया। दिल्ली की यहां पर बात कर लेते हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर हैं वीके सक्सेना। सीएम के पद पर हैं वर्तमान में रेखा गुप्ता। और यहां पर जो विधानसभा है दिल्ली में, उसकी सीटों की संख्या है 70। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए इंटरनेशनल डे पहली बार किस तिथि को मनाया गया? देखो, द इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशन पहली बार मनाया गया है 2025 में और यह मनाया गया है हाल ही में 10 जून 2025 को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन कब मनाया गया? 10 जून को। देखिए, लास्ट ईयर ही 2024 में यूनाइटेड नेशन ने इस डे को मनाने की घोषणा की थी, क्योंकि देखिए समाज में जो, सोसाइटी में, वर्ल्ड में जो अधिकतर हम विवाद देखते हैं वो कहीं ना कहीं जो कल्चर है ना, जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उनमें जो डिफरेंसेस है ना, उसी के कारण देखने को मिलते हैं। यूरोपीय देश अपने सिविलाइजेशन के कारण अपने को ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, तो जो ऐसे देश है जो कि इक्वेटर पे स्थित है, या फिर ऐसे देश जिनके लोगों का कलर थोड़ा सा डार्क है ना, तो ऐसे लोगों को रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, नस्लवाद का सामना करना पड़ता है यूरोप में जाकर, है ना। और हर जगह हमें कहीं ना कहीं या तो रिलीजन के आधार पर या सिविलाइजेशन अलग अलग है इसके आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। यह भेदभाव आगे चलकर कहीं ना कहीं हिंसा का रूप लेता है। तो भाई, इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य ही है कि पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग सिविलाइजेशन है उनके बीच में रिस्पेक्ट स्थापित की जा सके, बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे पूरे वर्ल्ड में पीस को कायम किया जा सके। फाइनली पीस कायम करना, सिविलाइजेशन को एक साथ जोड़ना, सभी लोग एक दूसरे की सिविलाइजेशन को रिस्पेक्ट करें, यह मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन को मनाए जाने का। 2025 में सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड फॉस्टरिंग पीसफुल कोएक्सिस्टेंस पहले इंटरनेशनल डे ऑफ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन का थीम रखा गया है। कब मनाया जाएगा? हर साल 10 जून को, और पहली बार मनाया गया 2025 में। अनाउंस लास्ट ईयर 2024 में किया गया था। इसके अलावा जो जून में अदर डे मनाए गए उन पर नजर डालें अभी तक के, तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया गया था। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया गया। तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है 2 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन 4 जून को मनाया जाता है।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, और वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया 8 जून को, विश्व महासागर दिवस। यह हम अलग अलग सेशन में वैसे पढ़ चुके हैं, यहां पर मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ऑफर ऑफ द डे के बारे में आपको बता देता हूं, आप सभी के लिए 100 आवर जीएस स्पेशल कोर्स, जो आपको पता है ये अभी आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल एग्जाम का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट है सीजीएल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट में जीएस के लिए उनको परेशान ना होना पड़े, इसीलिए 100 आवर जीएस का कोर्स अभी आपको 500 रुपीज में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। जीएस के जितने भी टॉपिक है वो आपके सभी यहां पर बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से कवर करवाए गए हैं। तो आप ज्वाइन कीजिए, हेल्पलाइन नंबर आपको यहां पर स्क्रीन पर मिल जाएगा, और इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। आगे आएंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 11th इंडियन क्रिकेटर कौन बने हैं? आईसीसी हॉल ऑफ फेम, हर साल आईसीसी की एक लिस्ट निकलती है, और जो लीजेंडरी क्रिकेटर होते हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। 11वें क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर बने हैं जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, थाला फॉर अ रीजन, काफी फेमस है। तो महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। इसमें शामिल होने वाले 11th इंडियन क्रिकेटर, इस बार 7 लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यहां पर मैं लिस्ट मेंशन कर देता हूं, पर हमको इंडियन की जरूरत है तो एमएस धोनी इंडिया के हैं। इसके अलावा जो अभी तक आईसीसी हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल किए गए टोटल 11 इंडियन, उनकी बात करें तो सबसे पहले इंडियन कौन थे, यह क्वेश्चन आ सकता है। बिशन सिंह बेदी 2009 में, इसके अलावा 2009 में ही कपिल देव, और 2009 में ही सुनील गावस्कर, ये एक साथ 3 लोग लिस्ट में शामिल किए गए थे पहली बार। फिर अनिल कुंबले 2015 में, फिर राहुल द्रविड़ 2018 में, सचिन तेंदुलकर 2019, विनो मनकाड 2021 में, और यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि पहली महिला जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई, तो यह है डायना एडुल्जी, 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम बनी। फिर वीरेंद्र सहवाग भी इसी साल शामिल किए गए थे। दूसरी महिला जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई, नीतू डेविड, ठीक है, और एमएस धोनी ये 2024 में शामिल हुई थी, और फिर एमएस धोनी 2025 में, ओके, अभी रिसेंटली शामिल किया गया। तो ये 11 इंडियन है जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। आईसीसी वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड के लंदन में था, वर्तमान में दुबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और जय शाह वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन के पद पर हैं। भारत ने 2025 आईआईएचएफ विमेंस एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? यहां पर देखिए, आईआईएचएफ की बात करें तो इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इसका विमेंस एशिया कप है, आइस हॉकी का टूर्नामेंट है। इसमें इंडिया ने हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। आंसर डी हो जाएगा। आपको पता है पहली बार है कि इंडिया ने इस इवेंट में कोई मेडल जीता है आज तक, जब से ये शुरू हुआ। तो 2025 आईआईएचएफ विमेंस एशिया कप में इंडिया ने 2025 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आपको पता है फिलीपींस ने इस टूर्नामेंट का गोल्ड मेडल जीता, और ईरान ने इस टूर्नामेंट का सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो इंडिया का है तीसरा नंबर, मतलब हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2024 के एडिशन जब आयोजित किया गया था तो इंडिया 4th प्लेस पर रहा था, तीसरा स्थान पाकर अब हमने यहां पर ब्रॉन्ज जीता है। 2025 आईआईएचएफ विमेंस एशिया कप की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए आइस हॉकी टूर्नामेंट है। हर साल या फिर 2 साल में कभी कभी एक बार इसका आयोजन किया जाता है। अभी ये आयोजित किया गया है यूएई में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आयोजन कहां किया गया 2025 में आईआईएचएफ विमेंस एशिया कप का? तो आयोजन हुआ यूएई में। 6 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था, और इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन इसका आयोजन कराता है।
तो यहां पर IIHF का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इस संस्था की भी बात कर लेते हैं। तो आइस हॉकी को आयोजित करवाने वाली एक इंटरनेशनल बॉडी है, 1908 में स्थापना की गई थी, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में हेडक्वार्टर है, और लोक टैडिफ वर्तमान में, जो कि कनाडा के हैं, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद पर हैं। विक्रम लॉक कनाल सोलर ऊर्जा परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया। यह परियोजना कहां स्थापित की गई है? तो विक्रम लॉक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट, इसे स्थापित किया गया है बिहार राज्य में। एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है बिहार में, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया गया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार में एक प्रोजेक्ट चलता है, जल जीवन हरियाली अभियान। इसका उद्देश्य राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो जल जीवन हरियाली कैंपेन का हिस्सा है। इसी के तहत स्थापित किया गया है यह सोलर पावर प्लांट या प्रोजेक्ट। लोकेशन है पटना का विक्रम एरिया। प्रोजेक्ट 2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और इस सोलर पावर प्रोजेक्ट की अगर हम कैपेसिटी देखते हैं तो यह 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है। ओके, जल जीवन हरियाली मिशन बिहार में इसे 2019 में शुरू किया गया था। ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, यह इसका उद्देश्य था। इसी के तहत अब एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया। बिहार की बात करते हैं, कैपिटल है पटना। यहां पर गवर्नर के पद पे हैं आरिफ मोहम्मद खान। सीएम नीतीश कुमार है। इलेक्शन भी है इस बार बिहार में 2026 में। यहां पर विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो 243 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर विधान परिषद की सीटों की संख्या है 75, लोकसभा सीटें हैं 40, और राज्यसभा की सीटें हैं बिहार में 16। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि किसी भी प्रकार की आपदा में खड़ा रह सके। जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, है ना, तो किसी भी आपदा में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करो कि भाई वो गिरे ना, हानि ना हो, है ना, लॉस ना हो, जन धन की हानि ना हो। तो इसी पर केंद्रित करते हुए एक इंटरनेशनल समिट है जिसका आयोजन हाल ही में किया गया है फ्रांस के नीस शहर में। आंसर सी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअली संबोधित किया था, हाल ही में वर्चुअली अपना भाषण दिया था। तो फ्रांस के नीस शहर में हाल ही में जून 2025 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का आयोजन किया गया। 2025 की कॉन्फ्रेंस से उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई आपदाओं से सुरक्षित और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, और देशों के बीच में इसको लेकर डिस्कशन किया जाए कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कराता है। इस बार इसका सहयोग किया है फ्रेंच गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो फ्रांस के नीस शहर में इसका आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चल गया। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। आयोजन करवाने वाली संस्था है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर इस संस्था की बात करें तो काफी सारे देशों का ये एक संगठन है। यूनाइटेड नेशन भी इसमें एक हिस्सेदार के रूप में है। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाइमेट और डिजास्टर से लड़ने के लिए मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए यह संस्था काम करती है। टेक्नोलॉजी कौन सी विकसित की जा सकती है, कैसे विकसित की जा सकती है, वो सारा ये संस्था देखती है। इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में। 2019 में पीएम मोदी द्वारा पहली बार यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में इस संस्था को बनाए जाने की शुरुआत की गई थी। यूईएफए नेशनल लीग का खिताब किसने जीता है? यूईएफए नेशनल लीग, जो कि यूरोप की एक फुटबॉल लीग है, इसका खिताब हाल ही में पुर्तगाल ने अपने नाम किया। आंसर सी। पुर्तगाल ने दूसरी बार इस लीग का खिताब जीता है। अभी जो लीग 2025 में आयोजित की गई उसमें पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर यूईएफए नेशनल लीग का टाइटल जीता।
इसके पहले पुर्तगाल 2019 में इसका टाइटल जीत चुका है और अब ये दूसरी बार। तो हमसे तो क्वेश्चन ये आएगा कि यूईएफए नेशनल लीग 2025 में विनर कौन, पुर्तगाल, और रनर अप कौन रहा, तो ये रहा स्पेन। यूरोप का एक प्रमुख फुटबॉल लीग है, यूरोप की जो फुटबॉल क्लब है वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग देशों के। वैसे देश के रूप में यहां पर जो फुटबॉल क्लब है वो मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसी के नाम पर इसका नाम है, यूईएफए नेशनल लीग या नेशनल फुटबॉल लीग। 55 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की बात करें तो दुनिया में जो फुटबॉल की अलग अलग संस्थाएं हैं, 6 बॉडीज है, उनमें से एक है, ठीक है। यूरोप में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करना इस संस्था की जिम्मेदारी है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी और स्विट्जरलैंड के न्यून में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाता है, तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हर साल एक ही जगह पर आयोजित की जाती है, जहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो कॉन्फ्रेंस भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित की जाती है। आंसर भी हो जाएगा। अभी इसका आयोजन किया गया है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया जा रहा है। ये 113वां कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का 113वां एडिशन है। अच्छा, किसके मुद्दे पर बात की जाती है कॉन्फ्रेंस में, तो लेबर वर्ग जितना भी है, श्रमिक वर्ग, चाहे वो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हो, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हो, पूरे वर्ल्ड में लेबर के अधिकारों के लिए, लेबर के जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और जितने भी लेबर्स हैं उनको सम्मान देने के लिए, है ना, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। श्रमिक, देखिए क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर के बाहर जो मजदूरी कर रहा है वही श्रमिक है। आप यहां पर ये देखिए कि इसकी एक जो हम डेफिनेशन देखें ना, वो काफी ब्रॉड है। श्रमिक एक देश से दूसरे देश भी काम करने जाता है। तो जैसे इंडिया से जो श्रमिक हैं, जो मजदूर है, मिडिल ईस्ट के देशों में काम करने जाते हैं, खाड़ी देशों में, दूसरे देशों में जाते हैं, तो भाई उनके जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। फंडामेंटल राइट को उनके प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। उनको एक ऐसी लाइफ तो दी जाए जो कि एक मानव के जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो उनके इन अधिकारों के लिए कौन लड़ेगा, तो ये लड़ता है कौन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और यही इनके हितों के लिए हर साल एक कॉन्फ्रेंस करती है कि लेबर सेक्टरों के लिए, अधिकारों के लिए काम किया जाए। तो एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करती है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। तो हर साल इसका आयोजन हेडक्वार्टर में किया जाता है, जहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो इस साल भी 113वां एडिशन कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। लेबर सेक्टर के लिए इंटरनेशनल रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, यह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। 1919 में इसका गठन किया गया था। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। गिलबर्ट हॉगबो इसके डायरेक्टर जनरल है, जो कि टोगो देश से आते हैं। और लेबर या श्रमिक वर्गों के लिए काम करने के कारण इस नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है इस संस्था को 1969 में। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया? मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया गया है कैटरीना कैफ को। फिल्म अभिनेत्री है कैटरीना कैफ, ठीक है। तो मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी है। तो अब ये मालदीव टूरिज्म को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करती हुई दिखाई देगी कैटरीना कैफ, ठीक है। मालदीव इसलिए भी देखिए इसका एम्बेसडर हमको याद करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया से बहुत ही ज्यादा भी इसकी विवाद चल रहे हैं, मालदीव के, तुर्की के। तो हमको इनके बारे में जो न्यूज़ है उसको पता रखना पड़ेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। मालदीव साउथ ईस्ट का एक देश है, एक आइलैंड कंट्री है इंडिया के दक्षिण में, एशिया का सबसे छोटा देश है।
मालदीव में 1200 आइलैंड से मिलकर यह देश बना हुआ है। 1200 आइलैंड में से केवल 200 आइलैंड पर लोग रहते हैं मालदीव में। इसकी कैपिटल है माले। मालदीवियन रुपया यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो ये बनाई गई है कैटरीना के फिल्म अभिनेत्री। तो यहां पर 11 जून के हमारे सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? कौन है विनर? कार्लोस अल्कराज स्पेन के। और रनर अप कौन रहे? जेनिक सिनर, ये हैं इटली के। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। संविधान के किस आर्टिकल में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। 280। 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन 2025 में कहां किया जाएगा? तो 2026 में 12वें ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का आयोजन किया जाएगा इंडिया में। किस राज्य द्वारा सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की गई? तो यह की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अनिवार्य लाइसेंसिंग शब्द किससे संबंधित है? यह संबंधित है मेडिसिन से। पौंडीचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया गया। भारत में पहला राज्य कौन सा था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को शुरू किया? तो यह राज्य हो जाता है नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है 9 जून को। भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया शैलेश सिंह मेहता को। चौथे भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत गोल्ड अवार्ड दिया गया। यह ग्राम पंचायत किस राज्य में है? तो यह देखने को मिलेगी महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो यह हमारे कल के करंट अफेयर हो गए, इनका आंसर हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यह है समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन कहलाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में शुरू किया गया था 1973 में। और पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? 2 शासकों के नाम चाहिए यहां पर। आजाद हिंद फौज, शासक नहीं बताओ तो वंश भी बता सकते हो ना, एक वंश है और एक शासक का नाम आपको पता चल जाएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? और पृथ्वी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी किस रीजन में देखने को मिलते हैं? पर्टिकुलर एरिया में। तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।